बेटा सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के हमने दो पार्ट किए थे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो हम इसके अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के पार्ट्स भी हमने पढ़े, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। क्लियर? तो अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तीन पार्ट्स हैं, तो फिर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जो उसका सेकंड कैटेगराइजेशन है, उसका क्या डिटेल होगी, उसी के बारे में ये वाला टॉपिक प्रेजेंट किया गया है बेटा। तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलेगा बेटा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है क्या? बेसिकली प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड विच ए एंटरप्रेन्योर गेन्स इन रिटर्न फॉर हिज प्रोडक्टिव सर्विसेज। यानी कि एंटरप्रेन्योर ने जो कुछ भी प्रोडक्टिव सर्विसेज की हैं, उसके बदले में जो उसे रिवॉर्ड गेन होगा, उसे कहा जाएगा बेटा प्रॉफिट। या यूं कहें कि प्रॉफिट इज द रेसिडुअल इनकम विच ए एंटरप्रेन्योर होल्ड्स आफ्टर पेइंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जो भी इनकम उसके पास बच जाती है, उसे ही प्रॉफिट कहा जाता है। क्लियर? अब इस प्रॉफिट के भी सब पार्ट्स आ रहे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि प्रॉफिट किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम तय होगा। प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर पार्ट बेटा हर फर्म गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करती है। यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज पेड टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ टैक्स, and that is known as, that part is known as corporation tax। ना आगे चलते मैं न्यूमेरिकल्स में इसे इन शॉर्ट सीपीटी कहूँगा, यानी कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्लियर? दूसरा पार्ट आ रहा है बेटा प्रॉफिट का डिविडेंड। यानी कि प्रॉफिट में से आपको एक पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब शेयर होल्डर्स कौन है? जिन्होंने आपकी फर्म में पैसा लगाया हुआ है, तो उनकी होल्डिंग्स की बेसिस पर, on the basis of amount they hold in your firm, the profit is distributed in that ratio। यानी कि जितनी उन शेयर होल्डर्स की होल्डिंग्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट के पार्ट को उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तीसरा पार्ट प्रॉफिट का, तीसरा पार्ट वो है प्रॉफिट का बेटा जो एंटरप्रेन्योर खुद ही होल्ड करता है, वो किसे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। इसलिए प्रॉफिट का वह पार्ट जो कि डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता है, उसे कह दिया जाता है यूडीपी, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बेटा एंटरप्रेन्योर अपने पास अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, यानी कि ऐसी मुसीबतें जिनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, हो सकता है भूकंप आ जाए और पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाए तो नुकसान होगा। तो भूकंप के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसी अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, ऐसी दिक्कतें जिनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, वो इस यूडीपी यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को होल्ड करता है। या फिर हो सकता है उसे अपनी फर्म का एक्सपेंशन करना हो, फ्यूचर एक्सपेंशन करना हो, नई ब्रांचेस खोलनी हो, बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, तो उसके लिए फिनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस यूडीपी को वो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी होल्ड करता है। इसलिए हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कई बुक्स में कॉर्पोरेट सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से भी जानते हैं। आपने रिटेन्ड अर्निंग्स, ये टर्म्स बेटा सारी बिजनेस स्टडीज में आप पढ़कर आए होंगे। तो ये पार्ट था बेटा सेकेंड वाला कैटेगराइजेशन, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, और उसमें प्रॉफिट, उसका जो मेन रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट कहलाता है, और प्रॉफिट के सब पार्ट्स हमने सीखे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों आप सीखिए कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, तो पर्टिकुलर्स में अगर मान लीजिए प्रॉफिट भी दे रखा है और डिविडेंड भी दे रखा है, तो हम किसे कंसिडर करें? हम मेन हेड को कंसिडर करेंगे, यानी कि प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे। जब भी न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किया जाएगा तो मेन हेडिंग अटेम्प्ट होगा, ना कि सब हेडिंग अटेम्प्ट होगा। इन केस अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो फिर इनको कंसिडर किया जाएगा, यानी कि इनको अडॉप्ट किया जाएगा। अब इसके बाद हम इन सभी फैक्टर इनकम का सम टोटल करके बेटा डोमेस्टिक इनकम के कंसेप्ट को जनरेट करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कंसेप्ट कैसे जनरेट होगा।
बच्चों हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम की, जहाँ पर हमने सबसे पहला कंपोनेंट सीखा COE यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमने दो पार्ट सीखे थे बेटा। एक पार्ट था वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा पार्ट वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वहाँ पर मुझे एक और पार्ट आपको डिस्कशन करना था जो मुझसे स्किप हो गया, इसलिए मैं वो पार्ट वापस से आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, यानी कि COE का थर्ड पार्ट। उस थर्ड पार्ट को कहा जाता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS, है ना। यानी कि एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, उसे COE का थर्ड पार्ट डिक्लेयर किया गया है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS, है ना। SSS में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा छोटा हो जाए, हर बार बोलने में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आता है। अब इस टॉपिक को हम कैसे समझेंगे बच्चों? हम जहाँ पर काम करते हैं और वहाँ से हमारे काम के बदले में जो हमें सैलरी मिलती है बेटा, उस सैलरी का एक डेफिनेट परसेंटेज हर महीने डिडक्ट किया जाता है ना। उससे कहते हैं बेटा प्रोविडेंट फंड, है ना। उस सैलरी का एक डेफिनेट पार्ट डिडक्ट करके हमारे प्रोविडेंट फंड और हमारे ग्रेचुइटी में ऐड ऑन किया जाता है। जैसे प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट क्या होता है, एक इजी एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी 100 रुपीज़ की मिलती है और जो PF है वो PF यानी कि प्रोविडेंट फंड का अमाउंट 12% डिसाइड किया हुआ है। तो मेरी सैलरी में से हर महीने 12% यानी कि 100 रुपये का 12%, कितना हुआ 12 रुपये हर महीने डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ बेटा मेरा कंट्रीब्यूशन यानी कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। लेकिन हमने थर्ड टॉपिक को क्या बोला, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, है ना। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो मेरी सैलरी में से 12% यानी कि 12 रुपये कटे, उस 12 रुपये में जो मेरा एम्प्लॉयर है यानी कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो भी 12 रुपये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि वो भी 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो 12 + 12 कितना होगा बेटा 24, 24% हर महीने मेरे प्रोविडेंट फंड में एड ऑन होता हुआ जाएगा और इस पर मुझे इंटरेस्ट भी पे मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। और जब मैं रिटायर होऊंगा तब मुझे ये एक साथ अमाउंट एज ए प्रोविडेंट फंड या पेंशन के रूप में, जैसा भी आप समझना चाहें, वो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये स्कीम या ये कंट्रीब्यूशन क्यों किया गया, एम्प्लॉय की भलाई के लिए, इसलिए हेडिंग बना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ही बेटा मैटर करता है, यानी कि वही नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन आता है तो वो इस हेडिंग का पार्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं निजी तौर पर यानी कि अपने प्राइवेट बेसिस पर कहीं पर कोई पॉलिसी लेता हूँ, है ना, कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बैंक में FDs वगैरह कराता हूँ, तो ये कहलाएगा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। देन इट विल नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ ए नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कहीं पर काम करते हुए या ऑन द जॉब मुझे चोट लग जाती है, मैं इंजर्ड हो जाता हूँ और मैंने एक इंश्योरेंस करा रखा है ना, जनरल इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस मैंने ले रखा है। तो अगर मुझे उस इंश्योरेंस कंपनी यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ से कोई पेमेंट किया जाता है तो वो भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड पार्ट मैंने जो पहले स्किप कर दिया था वो मैंने डिस्कशन किया है आपके इस COE के कंटेक्स्ट में। ऑपरेटिंग सरप्लस हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जहाँ पर रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी आते हैं, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पर मैंने आपको प्रॉफिट सिखाया। एक थर्ड कंपोनेंट और होता है बेटा मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या है, कई बार बेटा ऐसा भी होता है कि हम अकाउंटिंग में कई इनकम हमसे रह जाती है, यानी कि स्किप हो जाती है ना। जैसे अभी मैंने पढ़ाते हुए एक टॉपिक आपसे मिस हो गया तो मुझे वापस से डिस्कस करना पड़ा आपसे। इसी तरह से कई बार अकाउंटिंग करते समय कई इनकम ऐसी होती हैं
जो सीओई या रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट इनके कैटेगराइजेशन में नहीं मेंशन की जाती है ड्यू टू डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस, है ना। अब ये मिक्स्ड इनकम किससे जनरेट होती है? ये मिक्स्ड इनकम बेटा उन पर्सन्स की इनकम को कहा जाता है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, है ना। जैसे अगर कोई डॉक्टर अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो अपनी इनकम को अगर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के कॉलम्स में कैटेगराइज नहीं करता है तो उसकी इनकम को एस्टिमेशन नहीं किया जाएगा और उनकी अगर इनकम एस्टिमेशन में नहीं आएगी तो नेशनल इनकम का अंडर वैल्यूएशन हो जाएगा। तो उनकी इनकम को भी कंसिडरेबल बनाया जाए, इसके लिए उनके लिए थर्ड सेगमेंट दिया गया है मिक्स्ड इनकम, यानी कि दोज पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक फार्मर्स, डॉक्टर्स, डिफरेंट प्रोफेशनल्स लाइक चार्टेड अकाउंटेंट्स, तो इन सब के लिए मिक्स्ड इनकम का कंसेप्ट दिया गया है। इसमें वो लोग भी आते हैं जो किसी भी यूनियन के अंडर में काम नहीं करते, यानी कि अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे रिपेयर शॉप, जैसे पंचर वाले की दुकान है, तो वो अपनी इनकम जो उसे जनरेट होगी या जो भी वो कमाई करेगा उसे वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में कैटेगराइजेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास वो अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों की इनकम को जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या खुद का प्रोफेशन है उनका, तो उन सभी की इनकम को क्लब कर दिया जाता है मिक्स्ड इनकम के कंसेप्ट में। अब जब हम इन तीनों फैक्टर इनकम को सम करते हैं यानी कि एड ऑन करते हैं, व्हेन वी एड ऑन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, वी सपोज टू गेट एनडीपीएफसी। और आप बता सकते हैं एनडीपीएफसी क्या, इस एग्रीगेट का नाम क्या है? Yes, it is nothing but domestic income. So domestic income की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? It is the sum total of factor income generated within the domestic territory during one financial year. तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है वन फाइनेंशियल ईयर में, उसके कंपोनेंट्स हैं ये तीन, यानी कि इन तीनों की किसी न किसी कैटेगरी में वो फैक्टर इनकम आएगी ही सही। और जब हम इन तीनों पार्ट्स को सम कर देते हैं यानी कि इनका एग्रीगेट कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो जो कंसेप्ट हमें ऑब्टेन होता है वो कंसेप्ट कहलाता है बेटा एनडीपीएफसी या डोमेस्टिक इनकम। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। आइए उसे फॉलो करते हैं। आइए बेटा यहाँ पर स्टेप्स की बात कर लेते हैं, यानी कि किन स्टेप्स को यूज़ करके हम बाय इनकम मेथड नेशनल इनकम को ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप मैंने मेंशन की है, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स विच एम्प्लॉय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप उन सभी प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करो, यानी कि पहले पता करो और उन्हें क्लासीफाई भी करो जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन यूनिट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे उन्हें ही फैक्टर इनकम जनरेट होगी। तो आइडेंटिफाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विच एम्प्लॉय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उन्हें तीन पार्ट्स में, उन प्रोडक्शन यूनिट्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो कौन से होंगे बेटा तीन पार्ट्स? यस, वेरी ट्रू। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड टर्शरी सेक्टर, यानी कि इन तीन हेडिंग्स में हम उन सभी प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करेंगे जो कि फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, यानी कि आपने ये तो पता कर लिया कि कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स फैक्टर इनकम जनरेट करती है। इसके बाद आप उन सभी फैक्टर इनकम को क्लासिफाई करेंगे,
और क्लासिफिकेशन की डिटेल मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके, COD, OS और MI, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो इन 3 पार्ट्स में हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फैक्टर इनकम का। इसके बाद स्टेप 3 आ रही है बेटा, एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, यानी कि NDP-FC की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया गया है कि जब आप इन सभी फैक्टर इनकम या ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको ऐड ऑन कर देते हो, यानी कि सम टोटल कर देते हो, तो हमें डोमेस्टिक इनकम जनरेट हो जाती है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ NDP-FC इक्वल्स टू COE, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों का सम टोटल ही डोमेस्टिक इनकम आता है। और स्टेप 4 यानी कि लास्ट स्टेप होती है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब कौन सा एग्रीगेट हुआ बेटा, NNP-FC। अब ये एग्रीगेट किससे आएगा, ऑब्वियस इसकी पहली वाली स्टेप में जो आ चुका है, क्या मिला है हमें इसके पहली वाली स्टेप में, डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDP-FC। तो अगर हम यहाँ पर रूल लगाना चाहें तो कैसे रूल इंप्लीमेंट होगा, ये दोनों नेट है, यहाँ पर रूल नहीं है, ये नेशनल ये डोमेस्टिक, यानी कि नेशनल का कंसेप्ट कब जनरेट होगा, जब हम डोमेस्टिक में क्या ऐड ऑन करते हैं, NFI में, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब डोमेस्टिक इनकम में ऐड ऑन कर दिया जाएगा तो वो कंसेप्ट बन जाता है नेशनल इनकम का। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स which we follow while estimating national income by income method. I hope you all have understood this. Thank you so much. आइए बच्चों, अब इनकम मेथड में ही अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। टॉपिक को मैंने नाम दिया है प्रिकॉशंस, यानी कि जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस करने के लिए जाएं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रिकॉशन बेटा कॉमन है जो आप तीनों मेथड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फाइनल और इंटरमीडिएट वाली बात। अगर आप इस प्रिकॉशन को सपोज करिए प्रोडक्ट मेथड में कह रहे हैं तो आप कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज कंसीडर्ड। इनकम मेथड में कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि इनकम जनरेटेड फ्रॉम फाइनल गुड्स विल ओनली बी कंसीडर्ड। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड में इसी प्रिकॉशन को कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि एक्सपेंडिचर डन ऑन फाइनल गुड्स विल ओनली बी कंसीडर्ड। तो फिलहाल इनकम मेथड के प्रिकॉशंस की बात करते हैं और हम इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पहली प्रिकॉशन कहते हैं कि इनकम जनरेटेड बाय द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज will only become a part of national income and not intermediate goods, यानी कि फाइनल गुड्स के थ्रू होने वाली इनकम ही नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं। इसके बाद अगली क्वेश्चन मैंने लिखी है यहाँ पर ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम क्या होती है बेटा, ट्रांसफर इनकम इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यानी कि जो एक तरफा भुगतान या रिसिप्ट होती है, यानी कि जो सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पर टू वे फ्लो नहीं होता है, सिंगल साइडेड जो ट्रांसफर्स या रिसिप्ट्स होती हैं उन्हें ट्रांसफर इनकम कहा जाता है। इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया था बेटा आपको, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम का, तो वहाँ से आप इसे वापस से रिवाइज कर सकते हैं। ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती है बिकॉज इट डज नॉट ऐड टू द टू वे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम like old age pension, gifts, grants, scholarship, unemployment allowances, pocket money, ये सब क्या है बेटा, ट्रांसफर इनकम। सेकंड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो भी पुरानी गाड़ी है या मकान है या कोई भी ऐसी चीज़ है ड्यूरेबल है, आप उसे अगर बेचें या खरीदें उससे होने वाली इनकम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती है अगर वो सेकंड हैंड गुड है तो। Why is it so? Because it does not add any value to the current flow of goods and services, यानी कि करंट ईयर में
गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में वो किसी भी तरह का इम्पैक्ट जनरेट नहीं करेंगे, बिकॉज दे ऑलरेडी एडेड इन ए ईयर व्हेन दे आर सोल्ड और मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि जब उन्हें बेचा गया था फर्स्ट टाइम या जब बनाया गया था तभी उन्हें शामिल कर लिया गया है, इसलिए वापस से उन्हें बेचने पर होने वाली इनकम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक स्टार यूज हो रहा है कि इफ एनी कमीशन और ब्रोकरेज अर्न बाय ए ब्रोकर और एन एजेंट then it definitely become a part of a national income. And why is it so? Because broker is giving services and in return he is charging commission. यानी कि ब्रोकर सर्विस दे रहा है और फिर वो कमीशन चार्ज कर रहा है, तो उसे नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड बॉन्ड्स। यानी कि हमारे पास डिफरेंट डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं जिन्हें पीपल होल्ड करते हैं। उन्हें खरीदने या बेचने पर जो भी आपको इनकम जनरेट होती है वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती है। इसका रीज़न ये है कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर मियरली पेपर क्लेम्स, पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं, केवल फाइनेंशियल क्लेम्स हैं जहाँ पर केवल टाइटल बदलता है। इट डज नॉट ऐड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गुड और सर्विस जनरेट नहीं हो रही है, केवल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर हो रहे हैं। That's why income from the sale of shares and bonds is also not a part of national income. Next one is windfall gains. Windfall gains मतलब जिसकी हम कल्पना भी ना करें और ऐसा बेनिफिट हमें मिल जाए। जैसे हम लोग कौन बनेगा करोड़पति में गए, आप लोग कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहाँ से 1 करोड़ रुपये आपने जीत लिए, है ना, सारे सवालों के जवाब दिए और 1 करोड़ रुपये आपको मिल गए। या सपोज करिए आपको कोई लॉटरी लग गई, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। हॉर्स रेस, आपने हॉर्स राइडिंग वाले वहाँ पर बिड किया, आपने वो टिकट खरीदा और वो घोड़ा जीत गया। इस तरह से होने वाली आय या इनकम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती है, बिकॉज दिस इनकम इज मेजरली कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू लक। यानी कि लक फैक्टर की वजह से वो आपको इनकम जनरेट हुई है, आपने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया है ना। That's why windfall gains are never become a part of national income. Next one is imputed value of services provided by owners of production units. यानी कि जैसे imputed rent of owner occupied house, imputed interest of own capital, यानी कि हमारी कैपिटल खुद की है तो हमें ब्याज यानी कि इंटरेस्ट किसी और को तो पे नहीं करना होगा, लेकिन अगर हम उस इंटरेस्ट को पे करते तो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता। तो जब हम ऐसी प्रोडक्शन यूनिट्स जो खुद ही उन फैक्टर्स के ओनर्स भी हैं उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू को भी कंसिडर किया जाता है। एंड द लास्ट वन, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। पिछली जमा पूंजी में से जो कुछ भी हम पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं, वो भी कभी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि नेशनल इनकम में वही पेमेंट जाएंगे जो आपने करंट इनकम की या करंट इनकम में से पे किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ ड्यूटीज, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके क्रियाक्रम पर होने वाले या वो जो जितने भी रस्म होती है या जो भी रिवाज होते हैं उन पर जो भी खर्चा होता है, ऐसा माना जाता है कि वो उसकी जो जमा पूंजी थी उसी में से आप वो परफॉर्म कर रहे हो। सो डेथ ड्यूटीज are considered to be a expenditure incurred from past savings. So all such expenses which are done from the past savings will never become a part of national income. So बच्चों ये कुछ precautions थी जो national income मेथड में हमें ध्यान रखनी चाहिए। I hope you all have understood this. Thank you so much.